नफरत है तुमसे। भाग 6। आर्य के जाने के बाद आर्य के लोग अवनी के पिता राजेश जी को बेहोश रहते हैं और अवनी को घर के बाहर ले जाते हैं और उन्हें एक गाड़ी में बिठाकर साथ में एक डॉक्टर को भी ले जाते हैं। अग्नि और राजेश जी को उनके घर लाते हैं। एक आदमी दरवाजा खटखटाता है। मीना तेजी से दरवाजा खोलती है। उसे लगता है उसके पति आ गए, पर जब दरवाजा खोलती है तो सामने अवनी को देखते हैं, फिर उसके पीछे खड़े 4 लोगों को और साथ में एक डॉक्टर को देखते हैं। फिर अपने पति के बेजान बेहोश शरीर दो आदमी पकड़कर खड़े थे जख्मी हालत में देखते ही हैरान डर के मिले दूल्हे भाग अपने पति को देती है। राजेश आंख और मुंह पूजा हुआ था और शरीर पर हर एक जोड़ पर पट्टी बंधी हुई थी। मीना सवालिया नजरों से अवनी को देखते हुए, इन्हें ये चोट कैसे आई और ये लोग कौन है? अवनी डरते हुए बहुत ही जद्दोजहद कर अभी अपना मुंह खोलते हैं कि तभी आदमी, ये लड़की हमारे पास टाइम नहीं है, तुम माँ बेटी की कथा पुराण सुनने का, इसके अलावा हमारे पास और भी काम है, रास्ते से हटो। पीछे से एक आदमी अग्नि को दरवाजे के एक साइड करते हुए 2 आदमी अवनी के पिता को बेहोशी की हालत में टांगते हुए घर के अंदर ले जाते हैं। साइड में मौजूद सोफे पर सुला देते हैं और एक साइड खड़े हो जाते हैं और उनके साथ जो डॉक्टर आया था वह बेहोश राजेश को एक ग्लूकोज का बोतल चढ़ाते हुए बोलता है, ये 3 दिन के बाद होश में आएंगे, और फिर आर्य के आदमी के साथ चला जाता है। मीना डॉक्टर की बात सुनकर वही निढाल राजेश के कदमों में गिर जाती है और आंखों से आंसू बरसात की तरह बरसाने लगते हैं। रोटी भी लगाते हुए दर्द भरी आवाज में राजेश को एक तक देते हुए अवनी से पूछती है, क्या हुआ तेरे पापा को? इनको इतनी सारी चोटें कैसे लगी? अवनी डरते हुए दर्द भरी आवाज में, माँ, पापा को बहुत सारे लोगों ने मारा था इसलिए वह बेहोश है। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या बोला? 3 दिन बाद पापा को होश आ जाएगा। इतना सुनते ही मीना बहुत गुस्से से अग्नि के पास आती है और अवनी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। अवनी अपने गाल पर लगे चोट को अपने हाथ से सहलाने लगती है और अपनी भीगी पलकें नीचे झुका लेती है। मीना बहुत ही गुस्से में बोलती है, इतना कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है कहाँ थे, कैसे थे? अवनी के कंधों को जोर से झंझोड़ते हुए, मैं कुछ नहीं जानती, कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? अवनी अपनी माँ की बातें सुनकर बस रोती जाती है। मीना, किसने किया? ये बोलती क्यों नहीं? तभी पीछे अचानक से तेज तेज सांसों का लेना सुनाई देता है। अवनी और मीना दोनों उसे आवाज की तरफ देती है तो जो ग्लूकोज चढ़ा है वो अब खत्म होकर उल्टा राजेश का ब्लड खींचने लगता है। राजेश बेहद कमजोर हो गया था जिसके कारण ब्लड निकलने से उसकी सांस उखड़ने लगती है और तेज तेज सांस लेने लगता है। अवनी और मीना जल्दी से राजेश के पास जाती है। अवनी ग्लूकोज की नली को निकलती है और अपने पापा के सर को बेचैनी से सहलाने लगती है। राजेश अभी भी आंखें बंद और बेचैनी से सांस लेता है। मीना डर और परेशान होते हुए झल्लाकर चिल्लाते हुए बोलती है, तू देख क्या रही है? जा जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर ला। अवनी की माँ इतना बोलकर तेजी से में दरवाजे की तरफ भागती है और घर के बाहर चली जाती है। राजेश अचानक से फिर बेहोश हो जाते हैं। मीना अपने पति को बेहोश देती है तो डर जाती है और बार बार दीवार पर टंगी घड़ी और एक तरफ दरवाजे की तरफ नजर जाती है और दिल ही दिल में राजेश को ठीक होने की भगवान से प्रार्थना करती है। देखते ही देखते 1 घंटे से 2 घंटे, 3 घंटे, फिर आखिरी में पूरे 5 घंटे। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुलता है। उत्सुकता से अवनी को देखते हुए उसके पास जाकर अवनी के पीछे और दरवाजे की तरफ देखते हुए, इतनी देर क्यों हुई? डॉक्टर तेरे साथ क्यों नहीं आए? बताना, ऐसे चुप क्यों है? बोलना। अवनी चेहरे पर थकान और मायूसी के साथ लाचारी से अपने पापा को देखते हुए बुझी आवाज में बोलती है, माँ, मैं बहुत कोशिश की पर कोई भी डॉक्टर हमारे घर आने की तैयार नहीं है। मीना इतना सुनते ही जैसे सर पर किसी ने गर्म हथौड़ा दे मारा हो। राजेश को देखते हुए, ये सब क्या हो रहा है? मेरे परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई है। फिर अवनी को देखते हुए, जब तेरे पापा का इलाज नहीं होगा तब तक वह ठीक कैसे होंगे? नहीं, मैं ऐसे इनको इस हालत में नहीं रहने दूंगी। अवनी, तू बाहर जाकर गाड़ी बुक कर, मैं इन्हें अस्पताल ले जाऊंगी और तू घर रहना। अजय के भी पास कोई चाहिए ना, वह रूम में दवा खाकर सोया है तो उसका ख्याल रखना, और मैं इनका। अवनी सिसकियां लेकर रोते हुए अपने माँ को देखती है जैसे वह अपनी आपा खो चुकी हो।
और बस बोलते जाती है, मीना मुझे इसको अस्पताल ले जाना है, हाँ मुझे जाना होगा, मैं ऐसे बैठ नहीं सकती, मैं अस्पताल जाऊंगी, हाँ मैं जाऊंगी। भाग 7। अवनी अपनी माँ की ऐसी हालत देखते ही दौड़ के उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, रोते हुए बोलती है, माँ सब ठीक हो जाएगा, अब बस चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, बस आप मेरा इंतजार करना, मैं अभी गाड़ी लेकर आ रही हूँ। अपनी माँ का चेहरा हाथों में लेकर, माँ आप शांत रहो, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं अभी आई, आप कहीं जाना मत, बस मेरा इंतजार करना, मैं अभी आई। फिर अपने पापा को देखते हुए अपने मन में बहुत ही लाचारी से बोलता है, हमें माफ कर दो पापा, मेरी वजह से आपकी यह हालत हुई है, अब मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और फिर तेजी से बाहर की ओर निकल जाती है और फोटो में बैठकर आर्या के घर की तरफ चली जाती है। ऑटो से बाहर उतार कर गेट के पास खड़े वॉचमैन को देखती है तो उससे बोलता है, मुझे तुम्हारे आर्या सर ने बुलाया है। वॉचमैन अवनी को पहले एक नजर ऊपर से नीचे तक देखता है तो अपने मोबाइल से अभी कॉल करने जाता है, तभी मोबाइल पर इनकमिंग कॉल आने लगता है। अवनी को देखा है, फिर डरते हुए झट से कॉल उठा लेता है। हेलो सर जी सर, फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और अवनी को देखते हुए गेट खोलकर एक साइड होते हुए आप जा सकती है। अवनी आर्या के घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही हॉल में आर्या को देखते हैं। आर्या सोफे पर बैठे हुए अपने सामने लैपटॉप खोलकर बैठा रहता है। अवनी आर्या से 5 कदम की दूरी पर घुटनों के बल बैठ जाती है। आर्या को देखते हुए, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। आर्या अवनी जब गेट के बाहर रहती है तभी सीसीटीवी कैमरे से देख चुका रहता है और वही कॉल करके वॉचमैन से अवनी को अंदर आने के लिए बोलता है। अवनी के मुंह से माफी मांगने की बात सुनकर उसकी तरफ देखा है। अवनी आंखें रोने की वजह से सूजी रहती है और लाचारी से आर्या की तरफ देखती है। आर्या लैपटॉप पर वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग करता है, पर जब अवनी के मुंह से माफी शब्द सुनता है तो अचानक से मीटिंग को यही अधूरा छोड़कर अपने मैनेजर से इशारे से इस मीटिंग को पूरा करने को बोलता है। मैनेजर आर्या के सामने वाले सोफे पर बैठा रहता है और आर्या का इशारा समझते ही लैपटॉप को लेकर वहां से उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। आर्या अवनी को एक तक देखते हुए अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ते हुए, हाँ तो बोलो क्या बोल रही थी तुम? अवनी अपना हाथ जोड़कर बहुत ही लाचारी से बोलता है, मेरे पापा की हालत बहुत खराब है और उनको डॉक्टर से दिखाना बहुत जरूरी है, प्लीज तुम अपने आदमियों से बोल दो कि वो डॉक्टर को जाने दे। आर्या जहरीली मुस्कान मुस्कुराते हुए, अब मैं क्या किया? तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें और तुम्हारे पापा को छोड़ दिया है। अवनी हाँ छोड़ तो दिया है, पर उन्हें इलाज की बहुत जरूरत है, प्लीज तुम अपने आदमियों से बोल दो कोई एक डॉक्टर घर भेज दे, पापा के हालात बहुत खराब है। ये सब बोलते हैं तो आंखों से आंसू भी बहते हैं। आर्या ये काम तुम भी कर सकती हो अवनी, मैंने बोला तुम्हारे हर एक आदमी से, जहां जहां डॉक्टर थे वहां वहां तुम्हारे जितने भी आदमी थे उन सब से भी बोला। राय गिड़गिड़ाई, पर मेरी कोई नहीं सुन रहा, चाहे कोई डॉक्टर हो या तुम्हारा आदमी, कोई नहीं सुन रहा, वह बस तुम्हारी ही नाम ले रहे हैं। आर्या अवनी के पास जाकर उसके एकदम नजदीक खड़े होकर अपने पैर पहने काले जूते के नोक को फर्श पर रगड़ते हुए, तुमने देखा ना आर्या, राज राय का पावर मेरे एक इशारे से किसी की जिंदगी बन सकती है और बिगड़ भी सकती है, ऐसा है मेरा पावर। अब तुम आ गई हो तो मेरे जूते पर नाक रगड़ो और अपने पापा की जिंदगी की भीख मांगो। अवनी घुटने पर बैठी रहती है, अपने आंखों के सामने आर्या के जूते को बस एक तक घूरती है, जो बार बार आर्या नीचे रगड़ कर माफी मांगने को बोलता है। आर्या अवनी के लाल चेहरे को बहुत गौर से देखते हुए, जितनी देर करोगी उतनी सांसें कम होती जाएगी तुम्हारे पापा की लाइफ का। अवनी अभी भी कुछ बोलती नहीं है, बस उसे रगड़ते जूते को देखती है और दिल माफी मांगने की गवाही नहीं देता है। अपने पापा की हालत देखकर वैसे ही टूट सी गई रहती है, उससे यह सही गलत किसी चीज का कोई आभास नहीं रहता है, बस एक डर और फिक्र सी रहती है, बस मुझे मेरे पापा को किसी भी हालत में बचाना है। भाग 8। आर्या अवनी के लाल चेहरे को बहुत गौर से देखते
हुए जितनी देर करोगी उतनी सांसें कम होती जाएगी तुम्हारे पापा की लाइफ का। अवनी अभी भी कुछ बोलती नहीं है, बस उसे रगड़ते जूते को देखते हैं और दिल माफी मांगने की गवाही नहीं देता है। अपने पापा की हालत देखकर वैसे ही टूट सी गई रहती है उसे। यह सही गलत किसी चीज का कोई आभास नहीं रहता है, बस एक डर और फिक्र सी रहती है। बस मुझे मेरे पापा को किसी भी हाल में बचाना है। अपने सर को नीचे करते हुए आर्या के जूते के नो पर अपनी नाक को रख कस कर अपनी आंखें बंद करती है। आंख बंद कर ही दोनों आंखों से आंसू निकल कर आर्या के जूते पर गिरते हैं। अवनी को अपने कदमों में गिरते देख बहुत ही अकड़ कर बोलता है, अब गूंगे की तरफ ऐसे ही मेरे कदमों में रहने का इरादा है क्या, या फिर अपने बाप की फिक्र नहीं है। आर्या की धमकी भरी बात सुनकर अपनी आंखें खोलकर आर्या को देखते हुए तुम क्या चाहते हो। आर्या अवनी की आंसू भरी आंखों को देखकर अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए, सो क्यूट माय बेबी, यह कोई ना बात, कल शाम को मेरे फार्म हाउस पर पार्टी है और तुम्हें वहां एक वेटर की तरह सबको ड्रिंक सर्व करना है। बोलो मंजूर है। अवनी आर्या को घूरते हुए, मैं ये काम कभी नहीं करूंगी आर्या, सोच लो, इसके बदले में तुम्हारे फैमिली को कुछ नहीं करूंगा। अवनी अपने दांत को पीसते हुए, तुम बार बार यह धमकी क्यों देते हो, और वैसे भी तुम मेरी एक गलती का इतना बड़ा तमाशा क्यों बना रहे हो। कभी कभी गलतफहमी से अनजाने में गलती हो जाती है, तुम इस बात को भूल क्यों नहीं जाते। अवनी के चेहरे को बहुत गौर से निहारत हुए किसी ने कहा है, अगर एक कोई गलती कर दे तो गलती करने वाले को अगर हम माफ कर दे तो दूसरे किसी और को गलती करने का मौका मिल जाता है, और फिर तीसरा, फिर चौथा, और न जाने कितने पर। अगर पहली गलती करने वाले को ऐसी सजा दो जो दुनिया को नजर आए, फिर कोई दूसरा किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आर्या राज राय के साथ भूलकर भी गलती करने की। यह तुम्हारी सोच है, पर हमारे पापा कहते हैं अगर अनजाने में गलती हो जाए तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, और अगर किसी से गलती जानबूझकर भी हो तो उसे भी एक मौका देना चाहिए, पर वह गलती किसी हद तक रहे। तब अभी आर्या का फोन बजता है, अपने मोबाइल में देखता है तो चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती है। कॉल रिसीव करके स्पीकर ऑन कर देता है। उधर से आवाज आती है, हेलो सर, अपने जैसा कहा था हमें, उसे लड़की के घर हम आ गए हैं, बताए आगे क्या करना है। अवनी उसे आदमी की यह बातें सुनते ही डर जाती है और आर्या को देखते हुए उसके हाथ में मोबाइल छीनने के लिए झपट्टा मारती है। आर्या अवनी की ऐसी हरकत देखकर झट से अपना हाथ ऊपर करते हुए अपने एक हाथ की उंगली से इशारे से वार्न करते हुए, तुम अभी कुछ मत करो, बस वही रहो, जब तक मैं ना कुछ कहूँ तब तक मेरे कॉल का इंतजार करो। उधर से बात सुने बिना ही कॉल काट देता है और अवनी को देखते हुए, तो अब बोलो क्या बोल रही थी तुम। अवनी उसे आदमी की बात सुनते ही डर चुकी रहती है, देखो तुम अपने आदमी से बोल दो मेरी फैमिली को कुछ नहीं करेंगे। तू 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 तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन तुम उन्हें कुछ मत करना। आर्या अवनी को अपने सामने झुकता देख बहुत ही खुशी मिलती है, बस कल शाम को आ जाना, फिर तुम्हारी फैमिली को मेरे आदमी सही सलामत बहुत प्यार से रखेंगे। अवनी, मैं कैसे आऊंगी, मुझे तो तुम्हारा फार्म हाउस पता ही नहीं है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम कल मेरे साथ चलोगी। अवनी सेमी सी आवाज में, तो अब मैं जाऊं, आर्या बोलता है, अरे ऐसे कैसे, मेरे घर पर बहुत सारे काम है और मुझे बहुत मन हो रहा है। आर्या की बातें सुनते ही अवनी की रोंगटे खड़ी हो जाती है। अवनी की लाल होठों को देखते हुए, बहुत मन है नए कुक के हाथों का खाना खाने की, तो इसलिए आज का खाना तुम बनाओगी, मैं कैसे, मुझे घर जाना है मम्मी पापा के पास, मुझे यहाँ नहीं रहना, उनको अभी इलाज की बहुत जरूरत है, नहीं मुझे जाना होगा। अवनी को अपने पापा की इतनी फिक्र होते देख, तुम्हारे पापा का इलाज हो रहा है, मेरे आदमी डॉक्टर को ले गए हैं, बस तुम मेरी बात सुनो, मैं जितना बोलूं उतना करती जाओ, तब कोई गड़बड़ नहीं होगी तुम्हारी फैमिली के साथ। अवनी अपनी आंखों में आए आंसू को पहुंचते हुए, किचन कहाँ है, क्या बनाऊं, अवनी की मासूमियत भरी बातें करते देखा। अभी वक्त है अपनी एक नौकरानी को बुलाकर अवनी को एक रूम में
भेजता है। अब नहीं उसे नौकरानी के साथ चली जाती है। उसके जाते हो आर्या बोलता है तुम्हें वह करना ही होगा, नहीं तो मैं उस तक नहीं पहुंचे पाऊंगा। तुम्हारे ये खूबसूरती तुम्हारे लिए बदनसीबी है, क्योंकि यह खूबसूरती ही मेरा मोहरा है जो बहुत हद तक काम आएगा। कल तुम्हारी बर्बादी के साथ उसका अंत होगा। मेरे हाथों अपने गालों को सहलाते हुए थैंक यू। उसे दिन मुझे थप्पड़ मारने के लिए, इस थप्पड़ की वजह से ही तुम मेरी जिंदगी में आई और नजर में आते ही तुम मेरे काम आ गई। बस कल रात का इंतजार है। भाग 9। अवनी को नौकरानी अपने साथ एक सर्वेंट रूम में ले जाती है। बिटिया अब तक तुम यही आराम करो, जब छोटे मालिक को तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं खुद तुम्हें बुलाने आ जाऊंगी। यही मेरा इंतजार करना, कहीं जाना नहीं। नहीं तो तुम खुद छोटे मालिक के गुस्से को झेल कर आई हो, इसीलिए ध्यान रहे इस रूम से बाहर मत निकालना अपनी। उसे नौकरानी की बातों को सुनते हुए हाथ सर करती है और उसके नजरों के सामने वह नौकरानी रूम के बाहर चली जाती है। फिर उसे रूम में चारों तरफ देखती है तो एक छोटा सा रूम और उसमें एक सिंगल बेड और एक छोटा टेबल रहता है और रूम में छोटा सा हवादार खिड़की रहता है जो कि खुली रहती है, जिससे बाहर की हवा रूम के अंदर आती है। इधर अवनी की फैमिली की देखरेख आर्या के लोग करते हैं। उनकी हर जरूरत के सामान मार्केट से लाते हैं। अवनी की फैमिली को ना घर के बाहर जाने का परमिशन था और ना ही किसी को फोन उसे करने देते हैं। अवनी के पिता के इलाज के लिए भी एक अच्छे डॉक्टर को घर पर ही रख कर इलाज कराया जा रहा था। इधर रात का खाना बनाने के लिए नौकरानी अग्नि को बुलाकर ले जाती है। अवनी किचन में जाकर दंग रह जाती है। उसकी आंखें किचन में मौजूद है। एक चीज को देख अचंभित रह जाती है, क्योंकि यह तेरी मिडिल क्लास फैमिली से जो इसके किचन से बिल्कुल अलग थी। नौकरानी अवनी की हेल्प करती है खाना बनाने में, क्योंकि जो चीज अवनी कभी देखी नहीं थी उसे चीज के बारे में नौकरानी से पूछता है। नौकरानी उसकी हेल्प करती है। धीरे धीरे सारा खाना बनाकर तैयार हो जाता है। उसके बाद आर्या रात को खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है। अपने सामने परोसे खाना को देखता है, फिर थोड़ा सा निवाला मुंह में डालकर देखता है तो इस खाने का स्वाद आज से पहले कभी नहीं खाया था। ऐसा स्वादिष्ट खाना बिना किसी की तरफ देख बहुत ही प्रेम से हर रोज से दुगना खाना खाता है। इधर अवनी डर के मारे किचन में दरवाजे की हॉट में पीछे छुपकर देखती है, पर जहां आर्यन का डर समाया रहता है, पर उसको इतनी शांत से खाना खाते देख और चेहरे पर कोई गुस्से के भाव को ना देखते ही दिल को थोड़ा बहुत राहत मिलती है और एक ठंडी सांस भरते हुए चलो कुछ तो अच्छा हुआ, नहीं तो इस बिगड़े नवाबजादे के गुस्से का सामना करना किसी कीचड़ के पत्थर मारने के बराबर है। आर्या खाना खाकर जब अपने रूम की तरफ जाता है तो एक नजर किचन की तरफ देखा है। अवनी को दरवाजे के पीछे छिपाते देखा है, फिर बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है। नौकरानी खुश होते हुए अवनी के पास आती है और अवनी से बोलता है डरो मत साहब, खुश है। और एक बात जानती हूँ, मैं जब से यहाँ हूँ, यानी कि मैं पिछले 12 सालों से हूँ, पर साहब ने आज से पहले इतना कभी खाना खाया नहीं है। अवनी नौकरानी के मुंह से इतना बात सुनते ही डर जाती है और डरते हुए पूछता है मतलब उसने भरपेट खाना खाया नहीं? नौकरानी अवनी को इतना डरते देख मुस्कुरा कर बोलता है डरो नहीं, उन्हें भरपेट ही खाया है, शायद उससे भी ज्यादा। अब रात बहुत हो गई है, तुम भी खाना खा लो और जिस रूम में थी उसे रूम में ही सो जाना। आर्या वहां पर अवनी को जिस काम के लिए ले गया रहता है, इस काम पर ज्यादा फोकस करता है। वहां आए बिजनेसमैन से मिलने भी है और बार बार अवनी पर नजर भी रखता है। इस पार्टी में अवनी एक वेटर की तरह सबको ड्रिंक सर्व करती है। अवनी तो वैसे ही बहुत खूबसूरत रहती है, इसकी खूबसूरती को वहां पर आए कई लोग अपनी नजरों से घूरते हैं और वहां की औरतें हो या लड़कियां, वह भी अवनी को देखे बिना रह नहीं पाती हैं। अवनी ड्रिंक लेकर एक आदमी के पास ले जाती है और उसे आदमी को ड्रिंक सर्व करती है। अवनी को जब देखा है तो देखता रह जाता है। अवनी अपनी तरफ उसको घूरते देख थोड़ा डर सी जाती है, फिर हिम्मत करके बोलता है सर ड्रिंक। आदमी जब अवनी की आवाज सुनता है तो होश में आता है और बहुत ही प्यार से आवाज ले बोलता है हे ब्यूटीफुल व्हाट इज योर नेम? अवनी हल्की मुस्कान के
साथ बोलता है अवनी सर विल यू हैव ए ड्रिंक सर, क्या आप ड्रिंक लेंगे? आदमी गलत नजरों से अवनी के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, अगर प्यार से अपने हाथों से दोगी यह ड्रिंक पीने मजा आएगा। अवनी उसकी ऐसी बातें सुनकर अंदर ही अंदर सुलग जाती है और एक नजर आर्या की तरफ देखती है जो कुछ ही दूरी पर दो लोगों के साथ बातें करता है। अवनी फिर उसे आदमी की तरफ देखते हुए जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर लाते हुए अपने हाथ से उसे ड्रिंक को उठाकर उस आदमी की तरह बढ़ती है। भाग 10। आदमी जब अवनी की आवाज सुनता है तो होश में आता है और बहुत ही प्यार से आवाज ले बोलता है ही ब्यूटीफुल, व्हाट इज योर नाम? अवनी हल्की मुस्कान के साथ बोलता है अवनी कर विल यू हैव ए ड्रिंक सर, क्या आप ड्रिंक लेंगे? आदमी गलत नजरों से अवनी के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, अगर प्यार से अपने हाथों से दोगी यह ड्रिंक पीने में मजा आएगा। अवनी उसकी ऐसी बातें सुनकर अंदर ही अंदर सुलग जाती है और एक नजर आर्या की तरफ देखती है जो कुछ ही दूरी पर दो लोगों के साथ बातें करता है। अग्नि फेरा उसे आदमी की तरफ देखते हुए जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर लाते हुए अपने हाथ से उसे ड्रिंक को उठाकर उसे आदमी की तरफ बढ़ती है। आदमी अवनी के हाथ में पकड़े ड्रिंक को अपने हाथ से लेने के बढ़ता है और उसके हाथ को अपने हाथ में गंदी नियत के साथ जोर से दबाता है। अवनी अपना हाथ छुड़ाने के चक्कर में जोर से अपना हाथ खींचती है जिसकी वजह से ड्रिंक इसके ऊपर गिर जाती है। अवनी अपने ऊपर ड्रिंक गिरते देख वॉशरूम की तरफ जाती है और आंखों में जो आंसू अभी भी रुकी थी वह वॉशरूम के अंदर जाते ही आंखों से बेतहासा आंसू बहने लगते हैं और अपने आंसू पूछते हुए बोलती है यहाँ मुझे आना ही नहीं चाहिए था। उसे घमंडी की बात मान कर मैंने गलती कर दी। यह पार्टी उसे जैसे लोगों के लिए ही ठीक है या हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं। इन लोगों को हरकतें अच्छी सोचकर ही गिन आती है। गाल पर आए आंसू को पूछते हुए वॉशरूम में चारों तरफ देते हुए वहां से अच्छा तो यही है, ना किसी की नजर मुझे घूर रही है, ना कोई मुझे छूने की कोशिश कर रहा है और ना ही वह खड़ूस आर्या है। तभी वॉशरूम का डोर बाहर से नॉक करता है। अवनी उसे आवाज को सुनकर दरवाजे की तरफ देखती है, फिर अचानक 3 से 4 बार कोई जोर से डोर पर नॉक करता है। अवनी अपने आंसू को पूछकर डोर को खोलती है तो सामने एक लड़की रहती है। लड़की गुस्से से अपनी से बोलता है ये वॉशरूम है तुम्हारा घर नहीं जो बड़े आराम से इसमें डोर नॉक करके पड़ी हो। फिर वॉशरूम में झांकते हुए वैसे तुम जैसी लड़कियों को बड़े लोगों की पार्टियों में आने के लिए मरी जाती है। अवनी उसे लड़की की बात सुनकर हैरानी से देखते हुए पूछता है एक्सक्यूज मी, आप क्या बोल रही है? लड़की घूर कर अवनी को नीचे से ऊपर तक देखते हुए सामने से हटो और जाकर अपने काम करो, यहाँ आकर बहानेबाजी मत करो, हटो सामने से। अग्नि उसे लड़की की बात सुनते ही वहां से जाने लगती है। लड़की अवनी को अपने सामने से जाते देखा किसी को अपने मोबाइल पर मैसेज करती है काम हो गया अब तुम आ सकते हो। अभी अवनी वॉशरूम से 7 कदम ही चली रहती है तभी पीछे से कोई आदमी अवनी के मुंह पर बेहोशी का दवा सुंघाकर बेहोश कर देता है, फिर अवनी को तंग कर पीछे के रास्ते से एक ब्लैक कर के अंदर डाल देता है। फिर यह आदमी किसी को कॉल करता है सर काम हो गया है, फिर उधर से कुछ सुनकर जवाब देता है ओके सर, फिर कर को लेकर वहां से चला जाता है। इधर आर्या अवनी को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा रहता है और बार नजरें अवनी को ही दिखती है पर अवनी अभी तक नहीं आती है। तब आर्या टेंशन में आ जाता है, फिर वॉशरूम की तरफ जाने के लिए वहां पर खड़े लोगों को एक्सक्यूज मी बोलकर चला जाता है। वॉशरूम की तरफ जाता है तभी सामने से आई लड़की को देखा है जो कुछ मिनट पहले गई थी। आर्या उसे लड़की से हिचकिचाते हुए पूछता है एक्सक्यूज मी। लड़की आर्या को देखते हुए यस आर्या, क्या आपने एक लड़की को इधर देखा जो एक वेटर की ड्रेस में थी? लड़की बहुत ही सफाई से बोलता है नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई लड़की नहीं है। आर्या इतना सुनते ही टेंशन में आ जाता है, फिर वापस पार्टी में आता है और
पार्टी में चारों तरफ नजरें घूमता है पर अवनी कहीं नजर आती है। फिर अचानक से उसे आदमी को देखा है जो कुछ वक्त पहले अवनी के हाथ को पड़ा रहता है। फिर उसे लड़की को उसे आदमी को कान में कुछ बोलता हुआ देखता है। जो लड़की अभी वॉशरूम में मिली थी उसे आदमी को लड़की की बात सुनकर वहां से जाते हुए देखा है तो इसको कुछ शक होता है और उसे आदमी के पीछे पीछे जाने लगता है। आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है और आर्या भी अपनी गाड़ी में बैठते हुए बोलता है, अगर मेरा शक सही हुआ तो अवनी इस नालायक के पास ही है।